आज हम पढ़ेंगे बातचीत चैप्टर 1 का। बातचीत जिनका राइटर है बाल कृष्ण भट्ट जी। तो ये रहे बाल कृष्ण भट्ट जो लिखे हैं बातचीत। अगर बाल कृष्ण भट्ट के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 30 जून 1844 में हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 30 जून 1844 में हुआ था और इनकी निधन की बात करें यानी मृत्यु की बात करें तो 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 20 जुलाई 1914 में। अब बाल कृष्ण भट्ट की निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, उसी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। एग्जाम में भी आएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। इलाहाबाद आएगा तो इलाहाबाद मानना, नहीं तो प्रयागराज आएगा तो प्रयागराज। इनकी माता पिता के नाम देखें तो इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। इनकी पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। पिता एक व्यापारी थे। बाल कृष्ण भट्ट की जो पिता थे वह एक व्यापारी थे और इनकी माता एक सुसंस्कृति महिला जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। इनकी शिक्षा की बात करें तो शुरू में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल एंट्रेंस की एग्जाम दी थी। इनकी वृत्ति की बात करें तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक रहे। 1885 में प्रयाग में CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग के काव्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद वे लेखक कार्य पर ही निर्भर रह गए। इनकी विशेष परिस्थितियाँ की बात करें तो पिता के निधनोपरांत वैद्युत व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, वैद्युत घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। इनकी रचनात्मक संस्कृति की बात करें तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी थे जिसकी प्रेरणा से हिंदी वर्धनीय सभा प्रयाग की ओर 1877 में हिंदी प्रतीक नामक मासिक पत्र निकालना आरंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इनमें नियमित रूप से सामाजिक साहित्य, नैतिक राजनीति विषय पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की नियुक्त समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण उनसे अलग हो गए। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा,
उचित दक्षिणा हमारी घड़ी सद्भाव अभाव। नाटक पद्मावती, किरांत अर्जुनीय, बेनिसंहार, शिशुपाल वध, नर दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीमा घनदास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कतरसुम की एक नकल, बृहलाला इंग्लैंडेश्वरी और भारत जन्य भारतवर्ष और कवि, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार बिंडवन आदि। निबंध 1000 से आसपास निबंध जिन्हों 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के अति निर्माताओं में उन्या रचनाकारों में एक है। वे भारत तेलुगु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तिगत और लेखक की एक नवीन धरातल, नवीन दिशा, नया रंग रूप और मानस दिशा। निश्चय ही इस महत् युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयंवर, भारत तेंदुलकर, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुख्य और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखक द्वारा साहित्य सेवा करने रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारत तेलुगु युग के दो तीन प्रमुख साहित्यकारों में से एक, जिन्होंने नवरत्न लेखक के भारत तेलुगु युग का रचनात्मक युग व्यक्तिगत निर्मित हुआ था। आगे द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य लेखक कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्र के विकास का संवाहक और जनसंस्कृति के विकास पर प्रवाह का मूर्त बंधमान उपादान है, जो गमन लोक संप्रति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारत तेलुगु युग के साहित्य से बनती है और इसके भ्रष्टाओं को बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी उच्चारण में आधुनिक हिंदी नवजागरण और भारतीय आंदोलन के दौर में एक नए सिरे से अपनी भाषा का साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करने हेतु तनुरूप दिशा और प्रवाह का कार्य जितना महान लेखकों के अपनी रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। बालकृष्ण भट्ट कथाकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा के परिवेश और यथार्थ के संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ के परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोग के व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति के
मूर्त भाषा कला ही उनके गत का कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था जिनमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही बनकर उभरता। जागरूक लेखक की नियुक्ति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखक के आंतरिक दृढ़ता तेल और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रतीक में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विद्या जिन्होंने उनका अभिप्रायपूर्ण उद्देश्य लेखक पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ। सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, राज प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षित की परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर ही खुलकर लिखा। व्यक्तिगत व्यंजन, आत्मप्रक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उन्होंने संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने एडिसन स्टील की श्रेणी में क्यों रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यह प्रस्तुति बातचीत शीर्षक निबंध उन्होंने निबंधकार व्यक्तिगत और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्टि और प्रमाणित करता है। उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील, विद्वान और शिक्षण बुद्धि आलोचना का है। उन्होंने आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन के सामाजिक विकास की ओर कसौटी पर कसकर बाल कृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। अब आइए चैप्टर पर, जिसका राइटर है बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत अभी जो पढ़े वो सब उनके बारे में थे। अब पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे चैप्टर को। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी है। बाल कृष्ण भट्ट जी कर रहे हैं, इनमें तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से एक वाक शक्ति भी है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों के अविकर रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो
हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। उनका कहना है कि अगर हमारे अंदर सोचने की, बोलने की, समझने की क्षमता नहीं होती तो हम नहीं जान जान पाते कि सृष्टि कैसा है, सृष्टि का कैसा हाल है। सब लोग लुंज पुंज में हो मानो कोने में बैठा दिया गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उन्हें अवाक होने के कारण आप आपस में एक दूसरे को कुछ न कहा सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच एक अलग है जो अपने नाज नखरे सब उसी में डाल देते हैं। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज में गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपित पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहवान मंजिल चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलेसन की बहुत सी प्रस्तुति करें या करवाएं और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करें जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली, ताली धौसी के कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामख्याल ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता के लाना ही पड़ता है जिनमें करतल ध्वनि आवश्यक हो। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है उसमें एक करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों को कह कर उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उतना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उनमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो ढके खाती फिरती है। जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाते पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत भी उतना ही अत्यंत आवश्यक है। जो कुछ मवाद यानी कचरा या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद ने मगन हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनके बातचीत करने की लत पड़ जाती है तो वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। इनका कहना है जब किसी को बातचीत की लत लग जाती है तो खाना पीना भी भूल जाता है। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं।
रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्हें 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। एक रॉबिन्सन क्रूसो थे जिन्होंने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिला था। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रह 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उन्होंने अपनी जंगली बोली में कहा था, उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से एक आदमी का चोला पाया। इनमें सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक की लुभा लेने की ताकत है, जिनमें केवल पत्र व्यवहार है। कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका हाथ से आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, यह तक मनुष्य बोलता नहीं जब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। वेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन में आएगा कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे बेन जॉनसन। बहुत ही उचित ज्ञान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां एक उनकी जमानत मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। ये कह रहे हैं जब 2 लोग बात करते हैं तो अपने दिल की बात बताते हैं। हाँ, जब 3 होते हैं तो 2 लोगों की बात कोसों दूर चली जाती है। कहाँ भी है कि 6 कानों से परी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठते या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आसपास साट के रखे जाए तो एक असर दूसरे और पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। इनका कहना है कि अगर 2 आदमी बैठे हो तो उनकी दिल की बात कितनी भी बात गहरी क्यों न एक दूसरे पे बोल ही देते हैं। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब आप बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। इनमें कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु,
जब इस बात को 3 आदमियों को साथ देखना चाहिए मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रश्न की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों के परस्पर होता ही है जो बातचीत 3 में ही की गई। वह मानो अंगूठी के नख की जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए, बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें न होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संदिग्धता के लक्ष्य में सनी हुई होगी। इनका क्या नाम है, जब 4 लोग मिल जाते हैं तो उस बात का कोई मायने नहीं रहता है। सब फॉर्मेलिटी बातें करने लगते हैं जब 4 लोग मिल जाते हैं। गौरव और संजीदगी के अच्छे से सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौला कहलाती है। जब कोई 4 आदमी आपस में बात करे तो उनकी बातों को राम रमौला कहा जाता है। उसे हम सलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती थी। अगर दो बूढ़े आपस की बात करें तो अपने जमाने की शिकायत पर ही हुआ अपने जमाने की शिकायत ही करते हैं। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करेंगे जिन्होंने 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। पराय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय के राजनीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों के निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नाचा करेंगे। अपनी लिकायत के नशे में चूर हम चुनी डिग्रे नेस्ट अखरपन की चर्चा छोड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायजा ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं के पूछना चाहिए जिन्होंने ऐसे की सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटियों वाली होती है। अपनी बहुओं और बेटों का गिरा शिकवा होगा। अगर दो बूढ़ी आपस में बात करे तो अपनी बहू बेटियों का बुराई करेगा, कोनो बड़ाई करेगी और अपने बेटों का गिला शिकवा करेंगे। या वे दोनों बिरादरे का कोई ऐसा रमसरा छोड़ बैठेंगे बात करते करते अंत में खोरे दांत निकल लड़ने लगेंगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे खुश सलाह गांठेंगे जिनसे उन्होंने अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले।
स्कूल के लड़कों को बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों को किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। स्कूल के लड़कों की बातचीत सुने तो अपने उस्ताद के शिकायत या अपने मास्टरों की गुण अवगुण का कथोपकथन करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। सुस्त और बोधा तो दबी बिल्ली से स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इनका कहना है कि अगर कोई पढ़ने में तेज हो तो अपने से अलावा किसी को कुछ नहीं समझेगा। अगर कोई पढ़ने में बोधा हो तो वह बालक बिल्ली सा स्कूल में भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्सें हैं। राज काज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों के प्रेरणालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक दूसरे आदमी बीच वायु होकर दोनों में विवाह संबंध कुछ बातचीत करते हैं। इनका कहना है कि अगर कोई लड़के वालों में से एक के आदमी बीच में आकर दोनों को विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं, जिसे हम अगुआ बोलते हैं। उस दिन में बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अयुक्त की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ ही मनाई जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार की और ढंग हैं। यूरोप के लोगों के बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन यहाँ तक की बार बाधा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। कि इनका कहना है कि यूरोप के लोगों के बात करने का एक अच्छा तरीका और हुनर होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहा जाता है। यहाँ तक बढ़ा और कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला पर विद्यान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्होंने सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। मुहत कोष्ठी इसी का नाम है। मुहत कोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा परितराई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट न हो। वर्णक्रम से रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में है, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। कभी अवज्ञा ही नहीं है कि मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी में समान उनकी नीरस काव्य काव्य में सरस सलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वरना कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटों भर तक काम करने रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों को बातचीत में शुरू किया गया।
उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनके जीविका चलाने लगी और साल में लाखों आमदनी होने लगी। 25 वर्ष में ऊपर ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारंभिक होती होगी। अनुभव और दूरदेशी में खाली न होगी और 25 से नीचे अपनी बातचीत का व्यापक अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। पर इनमें एक प्रकार का ऐसा दिल-बलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उसके 10 गुने चढ़ी बढ़ी है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हल लिखा जिन्होंने दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए तो किसी तरह संभव नहीं और वह जो दो ही तरह हो सकते हैं, या दो कोई हमारे यहाँ कृपया करने या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब दुनियादारी में जिनमें कभी रसाभास होते हैं, देर नहीं लगती, क्योंकि जो महत से अपने यहाँ पधारे उनका पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार से त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल्य है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरों प्रकार का एक नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह व्यक्ति अपने में पैदा कर सके, अपने आप बात कर लिया करे। हमारी बीती मनोवृत्ति पर प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। यह प्रचनात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिनमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घात बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्थान है जिनमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्थान की ओर से क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसके 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी शैर का नाम अध्ययन या मनोयोग या चित्त के एकाग्र करना है, जिन्होंने साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अयोभाग्य एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीहा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अज्ञेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डालेंगे। इनका क्या नाम है कि अगर अपनी जीभा पे कंट्रोल कर देंगे, गुस्सा पे कंट्रोल कर देंगे, तो हम बड़े से बड़े क्रोधित आदमी को अपनी बातों से शांत कर सकते हैं, यानी कि वश में कर सकते हैं। इसलिए अवाक्य और अपने बातचीत करने का यह साधन वाक साधनों में मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परामर्थ का एकमात्र सोपान है। तो हमारा आज पहला चैप्टर खत्म हुआ।
इसका कल ऑब्जेक्टिव पूरे पूरे बातचीत का ऑब्जेक्टिव निचोड़ लेके आएंगे।